नमस्कार दोस्तों, इस महीने से मई मंथ का 2023 से हम लोग शुरू करने वाला हैं एक न्यू सीरीज़, एक न्यू जर्नी जिसका नाम मैं दिया हूँ संजय टॉक्स पोजिशनल ट्रेडिंग जर्नी। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट 2 मिनट में मैं बोल दूंगा और उसके बाद एक वॉच लिस्ट कुछ स्टॉक्स का मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ लर्निंग पर्पस के लिए। स्टॉक में वो सब स्टॉक में थोड़ा सा टेक्निकल समझेंगे, क्या क्या टेक्निकल इंडिकेटर में पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वॉच लिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बोल दूं कि अगर मतलब ये जो सीरीज़ चालू होने वाला है इसका नाम दिया हूँ एसटी पोजिशनल ट्रेडिंग सीरीज़, जहाँ पे कुछ स्टॉक्स में मैं खुद भी पोजीशन लूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उसका लर्निंग, या फिर जो वॉच लिस्ट में बना के रखूँगा उसका लर्निंग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि शेयर को वॉच लिस्ट में रखने के पीछे टेक्निकल रीज़न क्या है, कौन सा पैरामीटर में वो स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है। ये सब जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस के लिए होगा, कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अपने एनालिसिस खुद से आप करने के लिए सीखिएगा और अपना फिनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही कुछ काम कीजिएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में जब भी आप आते हैं 2 फेज़ रहता है, एक है लर्निंग फेज़ और उसके बाद है अपना जो मेन ट्रेडिंग कैपिटल डिप्लॉय करके उसको ग्रो करने का फेज़। तो जो लोग लर्निंग फेज़ में है, लर्निंग फेज़ में अर्निंग से भी ज़्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस करना होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखिए, इस चैनल में आप जानते हैं मेरा जो संजय टॉक्स चैनल है म्यूचुअल फंड के लिए, उसमें भी आप देखे हैं कि मैं वैसा नहीं हूँ कि सिर्फ थ्योरी बोलता हूँ और जो बोल के जाता हूँ उसमें खुद काम नहीं करता हूँ, ऐसा तो नहीं है। तो मान लीजिए मैं वॉच लिस्ट में 5 या 10 स्टॉक को लेके डिस्कस किया, उसमें से 1-2 स्टॉक में मैं खुद भी पोजीशन लूँगा। हाँ, फुल स्टॉक में तो पोजीशन लेना संभव नहीं होगा, लेकिन वो भी मैं करूंगा और उसके बाद उसका जो लर्निंग होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन वो तो पहले ही मैं शेयर कर रहा हूँ वॉच लिस्ट में, तो वॉच लिस्ट आप भी बना के रखिएगा, अपना खुद से भी और कुछ स्टॉक्स ऐड कीजिएगा। ऐसे ही पोजिशनल ट्रेड किया जाता है एक्चुअली, कि एक बास्केट बनाया जाता है, कुछ स्टॉक्स को चुना जाता है और उसमें थोड़ा सा ट्रेडिंग किया जाता है। अभी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस किस के लिए मतलब टाइम फ्रेम बहुत ही शॉर्ट स्पैन, 1-2 दिन 3 दिन को पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं, लेकिन उसको पोजिशनल ट्रेड ना बोल के स्विंग ट्रेड या बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड भी स्विंग ट्रेड के ही अंदर आता है, एक पार्ट होता है स्विंग ट्रेड का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है, लाइक 3 वीक्स टू 4 वीक्स टू 3 मंथ्स हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि स्टॉक लेने के बाद अगर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म ना करे, या फिर आपको स्टॉक लेने के बाद देखेंगे कि स्टॉक उतना, जैसे कि मैं सोचा था उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो 2-3 दिन के अंदर ही वो उससे निकल हम सकते हैं। मतलब इट इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं कि पोजिशनल ट्रेड लिया हूँ तो मुझे 4 वीक ही पकड़ के बैठे रहना है और स्टॉक नीचे अंडर परफॉर्म कर रहा है और मैं अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक को लेके बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। तो वैसा हो सकता है, लेकिन मैं इन जनरल पोजिशनल ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम को बोल दिया। अब है क्या क्या इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, क्या अप्रोच रहता है। पहले तो देखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए डेली चार्ट और वीकली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे मैं वीकली और डेली ये दोनों ही चार्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। और उसके साथ साथ और जो मैं मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ। और इसमें एक चीज़ पहले तो बोल दूँ कि देखिए, जितना भी इंडिकेटर है, ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है कि जिसको होली ग्रेल आप मान ले, मतलब वो इंडिकेटर सीख गए तो बस वही हमें पैसा कमा के देगा, ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है। मेन चीज़ है आपका प्राइस एक्शन, जो आपका कैंडल यहाँ पे बन रहा है उसका इमोशन, ये सब चीज़, ठीक है। तो ऐसा इंडिकेटर नहीं है और ऐसा ढूंढ के भी आप मत जाइए। जिस इंडिकेटर पे आप कंफर्टेबल है, यूज़ दैट इंडिकेटर।
ओके लाइक किसी किसी को स्कॉचस्टिक जो अपना ऑक्सीलेटर है वो बहुत अच्छा लगता है, तो यूज़ दैट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत एक अच्छा टूल है, वो यूज़ कर सकते हैं। बोलिंजर बैंड ट्रेडिंग होता है वो यूज़ कर सकते हैं। व्यू ऐप बहुत लोग यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा इंडिकेटर है। लाइक यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि ये खराब है ये अच्छा है। MACD इंडिकेटर अच्छा है, ठीक है। तो ये सब है, धीरे धीरे मैं सभी इंडिकेटर को और भी इस चैनल में कवर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो सिंपल रूल रहता है जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूं, उसके बारे में इस वीडियो में बोल देता हूं। उसके बाद मैं ये जो वॉच लिस्ट नेक्स्ट वीक के लिए या आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए मैं बनाया, वो उसको लेके वो 5-10 स्टॉक को लेके डिस्कशन करूंगा। लेकिन पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें 20 EMA है, 50 EMA है, 100 EMA है और 200 EMA है। ये 4 EMAs जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। और उसके साथ साथ वॉल्यूम, जब मैं स्टॉक में काम करता हूँ तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीचे आप वॉल्यूम चार्ट को देख पाएंगे। और ये जो है ये RSI है। RSI जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दर्शाता है, 70-80 के ऊपर चला जाए तो स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट जैसा हो जाता है। हालांकि जब स्टॉक बुलिश कैरेक्टर में रहता है तो RSI हाई में रह सकता है बहुत दिनों तक। और जब स्टॉक नीचे मतलब 30 या 20 इस लेवल में आ जाता है तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो जाता है, वहां से बाउंस बैक देने का गुंजाइश रहता है। RSI थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपलिस्टिक एक जरिया है। और इसके साथ आप लोग जहाँ पे भी कंफर्टेबल है, आपका खुद का इंडिकेटर जहाँ से जिसको लेके आप कॉन्फिडेंस है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा देखिए, इंडिकेटर को लाइव मार्केट में देखना है, कौन सा आप लोगों के लिए सही जा रहा है वो सब करके डिसाइड करना है। इसमें कोई भी मतलब एक एक लोगों का एक एक डिफरेंट टाइप का इंडिकेटर्स रहता है। देयर इज़ नो 100% राइट और 100% रॉन्ग इंडिकेटर, ओके। तो चलिए अभी कुछ स्टॉक में आ जाते हैं। उससे पहले प्लीज़ इस चैनल को, ये वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कुछ अपडेट्स दूं पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में या फिर मेरे पोजिशंस के बारे में, उसका वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पहला जो स्टॉक मेरे रडार में है वो है टाटा मोटर्स। अब ये टाटा मोटर्स जो है उसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट बहुत ही अच्छा किया है। और आप देख सकते हैं ये दो लेवल में जो वो था, ये लेवल 535 मान लीजिए, राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, इसके मतलब ये हाई को चैलेंज करने के लिए ये तैयार है। हालांकि इसका मतलब टच एंड गो होके आया है। क्लोजिंग देना एक बहुत अच्छा है। अगर 535 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो ये हायर हाई करके जा सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आया है, ओके। तो ये स्टॉक मेरा रडार में है। उसके बाद एक स्टॉक है लार्सन एंड ट्यूब्रो। लार्सन एंड ट्यूब्रो में क्या हुआ है, ये स्टॉक बुल रन में था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 2022 से लेके ये इसका जो बुल रन चालू हुआ है वो अभी भी 1 साल तक, ऑलमोस्ट 1 साल तक जारी रहा। और स्टॉक हायर हाई हायर लो करते हुए ऊपर गया। अब ये जो रिट्रेसमेंट आया है, ये बैड रिजल्ट के, बैड में नहीं बोलूँगा, रिजल्ट Q4 का जो रिजल्ट आया है वो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसके हिसाब से नहीं आया। देखिए, एक स्टॉक जब 1 साल तक आपको बुल रन दे चुका है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर चुका है, उसके बाद अगर थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट आया अपना रिजल्ट में तो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर जाता है। तो वही हुआ है। हालांकि मैनेजमेंट का कमेंट्री बहुत अच्छा है, ऑर्डर बुक 4 लाख करोड़ के ऊपर है। विदेश में जो उसका फॉरेन ऑर्डर्स है वो 28% से भी ज़्यादा है। तो बहुत ही अच्छा मतलब आउटलुक है। लेकिन फिर भी जो एक मार्केट एक्सपेक्ट किया था वो नहीं है। तो रिट्रेसमेंट करके अभी वो 20 EMA के पास आया है। तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट, अगर इसको सपोर्ट मान के स्टॉक ऊपर जाता है तो थोड़ा सा देखना है 2180 या 2150 के सामने। अगर थोड़ा सा और करेक्ट करता है अपना 2055 या 2000 के आसपास आता है तो और भी अच्छा एक मौका बन सकता है,
ठीक है, लेकिन ये भी मेरा रडार में है। और एक चीज़ है, और एक स्टॉक जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है L&T फिनांस होल्डिंग। फिनांस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, ये तो रिसेंटली बहुत ही अच्छा कर रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसमें ही L&T फिनांस होल्डिंग जो है ये लगभग पिछले दिन 100 को क्रॉस करके स्टे किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 को क्रॉस करके, 100 रुपीज़ को क्रॉस करके वो क्लोजिंग दे। अगर वो होता है तो थोड़ा सा इसमें और भी बुलिशनेस आ सकता है, क्योंकि नियर टर्म एक रेजिस्टेंस भी है 109, 110 इस साइड में। लेकिन ठीक है, 100 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसके लिए। तो ये भी, इस स्टॉक को भी आगे आने वालों दिनों में रेडार में मैं रखूँगा। एक बात मैं बोलूँगा इसमें, अभी आप बोलेंगे कि सर या संजय 10 स्टॉक या 5-7 स्टॉक्स तो तुम बोल रहे हो, इतना तो नहीं चाहिए, शायद 1-2 में हम ट्रेड करेंगे, वही बोल दो। देखिए, लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा स्टॉक मैं वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ, कौन, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। या मतलब कैसे स्टॉक, अगर आप एक बार स्टॉक चूज़ करना, पैरामीटर को जानना, स्टॉप लॉस को जानना, ये सब सीख गए उसके बाद मतलब अच्छा होता है चीज़। तो मैं स्टॉप लॉस के बारे में भी इन जनरल मैं बोल के दूंगा, लेकिन हर एक स्टॉक्स का तो स्टॉप लॉस नहीं, वो मैं थोड़ा सा और भी जब डिटेल्स में कुछ ट्रेड लूँगा, उसके बाद जब वो ट्रेड एनालिसिस करूँगा तब मैं डिटेल्स में स्टॉप लॉस भी बोलूँगा। लेकिन इस वीडियो में भी मैं कुछ स्टॉप लॉस बोलूँगा ज़रूर। एक जो जनरल रूल मैं फॉलो करता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इंट्राडे और इसमें पोजिशनल ट्रेड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बोल दूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंजीनियर्स इंडिया उसके बाद का जो स्टॉक है वो भी देखिएगा, वो उसमें देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आया है 88 के ऊपर से, और उसके बाद वो मतलब कंसोलिडेट कर रहा है वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में देखेंगे तो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। तो इस जोन से अगर ऊपर गए, मतलब 100 के ऊपर अगर वो सस्टेन कर गए 101, 102 के ऊपर, तो एक अच्छा अपमूव आ सकता है। उसके लिए इसको भी हम रडार में रखेंगे। उसके बाद एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, छोटा सा स्टॉक है, वो है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन। ये स्टॉक भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ये वीकली चार्ट में बहुत सा वीक में यहाँ पे अपना 200 EMA के सामने वो कंसोलिडेट किया। उसके बाद इस लेवल को 122 जो लेवल है उसके ऊपर एक ब्रेकआउट आया, और अभी भी वो वहाँ पे वो स्टे कर रहा है। ओके, तो अभी भी स्टे कर रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है जिसको हम रडार में रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो ऑल टाइम फेवरेट नहीं, लास्ट एक साल में, 2 साल में जो स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके गया है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। OFS आया था वहाँ पे 2500 में भी तब मिल रहा था। मैंने OFS में अप्लाई किया था, मेरा जो रीजनल चैनल है उसमें भी मैंने शेयर किया था लाइव, और वहाँ पे एलोकेशन भी हुआ था। तो अब समझ सकते हैं उसके बाद जितना मूवमेंट दिया, 2450, 2470 में आ गया था, वहाँ से अभी स्टॉक 3100 तक पहुँच के आया है। तो ये बहुत अच्छा है, इसको रिट्रेसमेंट में लेना है। अगर ये डिप्स दे देता है, कभी कभी देखिए ये अपने जर्नी में कभी कभी ऐसा ऊपर उठ के डिप्स देता है, तो डिप्स में बाई करना है, अभी नहीं, लेकिन इसको रडार में हम लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन कोई भी ये फिनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने स्टॉक को जस्ट फॉर आप लोग एनालिसिस करें, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग खुद से एनालिसिस करके ही डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद का जो स्टॉक है वो है भारत डायनामिक्स। ये भी डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन ये भी देखिए हायर हाई हायर लो पैटर्न बना के ही ऊपर जा रहा है। तो सेम स्ट्रेटेजी, बाय ऑन डिप्स आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी रहना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसा ही यहाँ पे भी रहना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक रडार में है वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी देखिएगा
सिमिलर सेक्टर में ही है, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फ्लेवर भी है, थोड़ा सा डिफेंस का फ्लेवर भी है। और ये स्टॉक एकदम सेक्युलर बुल रन में रहा। यहाँ पे देखिए 2020 से लेके अगर आप देखेंगे तब स्टॉक लगभग 36 रुपीज़ में ट्रेड करता था, और उसके बाद अभी मतलब 110 होके आया है। तो बहुत ही बढ़िया इसका रनअप रहा। तो उतना रनअप के बाद थोड़ा सा डिप्स तो आ ही सकता है जो आया है, लेकिन मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेके बहुत ही सुंदर ऊपर गया है। तो इसको भी जब सपोर्ट में मिलेगा, वॉल्यूम आएगा, तब ज़रूर इसको भी देखना चाहिए। और उसके बाद जो स्टॉक अभी बहुत न्यूज़ में है, RVNL, उसको ज़रूर रडार में रखिएगा। हालांकि ये सबसे ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, क्योंकि ये बहुत बढ़ चुका है। ऑपरेटर्स भी बहुत लोग इस टाइप का स्टॉक को पसंद करता है जहाँ पे बहुत मूवमेंट ऑलरेडी आ गया है। तो इसको तो हम रडार में रखेंगे, लेकिन ट्रेड करने के लिए मतलब मेरा बहुत सारा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आता है, नॉट ओनली इन दिस चैनल, डिफरेंट चैनल में, तो इसीलिए मैं इसको कवर किया हूँ कि ये जो स्टॉक है इसको एकदम डिप्स अगर मिले, कहीं कभी कभी मूविंग एवरेजेस के पास आए, तो बहुत ही कम क्वांटिटी में इसमें ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत रिस्की है। कब ये टूट जाए, कब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी ये दे चुका है। ठीक है, जो अभी मेरा वन ऑफ द गुड पिक है या गुड फेथ है अगर बोल सकते हैं, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। बहुत ही अच्छा ये कुछ दिनों में रिटर्न रहा। मैं यहाँ पे रीजनल चैनल में आइडेंटिफाई किया था 64-65 रुपीज़ में, वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आया। उसके बाद ये कंसोलिडेट किया तीन दिन, और उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा नेक्स्ट दिन का जो कैंडल बना, डेली कैंडल, बहुत ही अच्छा है। नीचे आया था, लेकिन बायर्स ने उसको बाई करके ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग किया। तो इसमें भी एक ब्रेकआउट जैसा आ सकता है 67-68 के ऊपर अगर वो ट्रेड करने लगे तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो क्योंकि इसका क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया है, उसका CEO मिस्टर वैद्यनाथन जी बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं बैंक को। तो ये स्टॉक को भी अपना रडार में ज़रूर रखिएगा। तो देखिए 8-9 स्टॉक मैं गिना नहीं कितना है, डिस्कस किया हूँ। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं सभी में पोजीशन लूँगा ऐसा नहीं है, इसमें से ही कुछ 1-2 स्टॉक में पोजीशन लेता हूँ मैं कभी कभी। मतलब मेरा जो अप्रोच है वो मैं बोलता हूँ, और स्टॉप लॉस के बारे में बोलता हूँ। देखिए पोजिशनल अगर आप ट्रेडिंग कुछ भी करेंगे तो मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देके एकदम बोल रहा हूँ। मान लीजिए आपके अकाउंट में या किसी के अकाउंट में या मेरे अकाउंट में मान लीजिए 50,000 रुपीज़ है, तो मैं क्या करता हूँ, और मान लीजिए मैं एक 10 स्टॉक का वॉच लिस्ट बनाया, उसमें मुझे 2 या 3 स्टॉक बहुत अच्छा लगा, मतलब ट्रेड अभी ले सकते हैं ऐसा। वॉच लिस्ट में तो सभी में ट्रेड लेने के लिए ऐसा नहीं होता है। तो मान लीजिए 50,000 रुपीज़ है, और उसमें मैं 3 स्टॉक पिक किया, या मतलब 3 स्टॉक पिक किया और उसमें मैं निवेश करना चाहता हूँ। मान लीजिए 2 स्टॉक में मैं 20,000 करके इन्वेस्ट किया, और एक थोड़ा सा लो कन्विक्शन स्टॉक है उसमें 10,000 में इन्वेस्ट करने का प्लान किया हूँ। ठीक है, अब जो स्टॉप लॉस रखना है वो क्या है, 50,000 रुपीज़ का जो 2 to 3% है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मेरा मान लीजिए मैं तीनों स्टॉक में एक साथ पोजीशन लेता हूं, मतलब एक ही दिन में या 1-2 दिन के अंतराल में मैं पोजीशन लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, पोजीशन लेने के बाद मेरा जो टोटल अकाउंट साइज है 50,000, उसका 2 to 3% अगर तीनों का ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ऐसा मुझे कैलकुलेट करके पोजीशन साइज लेना है। मतलब स्टॉक्स का क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स ऐसा मुझे लेना है, ताकि मेरा तीनों का ही अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, तीनों का ही अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर भी मेरा 50,000 रुपीज़ का 2 to 3% से ज़्यादा लॉस ना हो। ये थंब रूल आपको मान के चलना है। ये अगर मान के चलेंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छा आपका रिटर्न ओवर द टाइम हो जाएगा।
ऑफ कोर्स उसके साथ आपका टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छा रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मतलब उसके ऊपर फोकस करना है, ये सब तो होता ही है। ये सब तो मैं मतलब मेरा चैनल को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा तो क्या मैं टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता हूँ वो मैं जस्ट शेयर करने का कोशिश करूँगा, जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज यानी क्वांटिटी बहुत 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 मायना रखते हैं। और एक बात, जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर करता है वही आप अगर पहले करने जाएं तो मुश्किल होगा। ऐसा नहीं, जब मैंने भी शुरुआत किया था बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही मतलब अपना लालच को कंट्रोल करके किया था। मतलब 50,000 रुपीज़ है वो पूरा को ही मैं इन्वेस्ट कर दूं या वो पूरा से ही मैं ज़्यादा रिस्कियर स्टॉक में चला जाऊं ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में, वैसा नहीं करना है। पहले थोड़ा सा जानना है, सीखना है, कॉन्फिडेंस आना है, उसके बाद खुद ही आप कर पाएंगे। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का 2 to 3% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, ये थंब रूल मान के चलिएगा। उस हिसाब से अपना क्वांटिटी डिसाइड करना है, 2 स्टॉक या 3 स्टॉक जहाँ पे, या फिर मान लीजिए 50,000 आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान किए हैं कि एक ही स्टॉक मुझे कन्विक्शन लग रहा है उसमें प्लान किया हूँ, ठीक है, तो उसका 2% 3% से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ताकि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। ठीक है, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे। हो सकता है कि आपका 2-3 ट्रेड गलत जाए बैक टू बैक, तब भी आपके पास इतना क्वांटिटी अमाउंट तो रहेगा कि आप वापस आ सके। ओके, तो ये जनरल रूल है। चलिए, ये सीरीज़ को आप लोगों को कैसे लगा या आपका फीडबैक क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।